नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारियों की समीक्षा करने आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे हैं। 1:30 बजे से लगभग 1 घंटे विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेकर उन्हें निर्देशित किया है और ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन में कई देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री खुद तमाम जानकारियों की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राजकीय विमान से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से हेलीकॉप्टर से 1 बजे के आसपास इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। बैठक के अलावा ट्रेड शो के आयोजन स्थल वाली जगह का निरीक्षण कर स्टॉल लगाने वाले लोगों के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को जौनपुर पहुंचे हैं और जिला अस्पताल व अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। लेकिन असली सुर्खियां उस समय बनी हैं जब पत्रकारों ने उनसे राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर सवाल पूछा है। पत्रकारों की ये सीधी और सटीक पूछताछ सुनकर उप मुख्यमंत्री ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है और विषय को टालते हुए स्वास्थ्य और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहकर वो आगे बढ़ गए। इस दौरान पत्रकार लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन डिप्टी सीएम बार बार सवाल को बदलते हुए और टालते हुए देखे गए। राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाते हुए ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के आरोपों को दरकिनार किया है। वहीं नतीजतन मीडिया हलकों में यही चर्चा रही है कि आखिर क्यों उप मुख्यमंत्री इस सवाल से कतराते हुए दिखे हैं और उन्होंने चुप्पी साध ली है। अस्पताल और अन्य जो विकास कार्य हैं उनका भी निरीक्षण करने के उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हम करेंगे। उसके उपरांत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी बिंदुवार करेंगे और हर स्थिति में जौनपुर जनपद को डेवलपमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उस दिशा में एक बड़ी समीक्षा बैठक करके शासन स्तर पर और शीघ्रता से डेवलपमेंट को कराने के लिए और जो सुधार कार्य हैं उनको कराने के लिए आज हम सब बैठक करेंगे और उसमें तत्काल उस सभी समस्याओं को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए जाएंगे। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है जिला अस्पताल में अभी हम समीक्षा बैठक करेंगे, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल दोनों की, पूरे जिले की, और जो भी दिक्कतें होंगी उनको हम दूर। यूपी के हमीरपुर जिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बंदी अनिल द्विवेदी की मौत के मामले में उसके घर पहुंचे परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज अब भी कायम है। एक विशेष जाति के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहीं गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय की हत्या कराई गई है। हमीरपुर जेल में विचाराधीन बंदी अनिल द्विवेदी की हत्या भी कराई गई है। दरअसल हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर निवासी बंदी अनिल द्विवेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में 14 सितंबर को जेल में ही मौत हो गई थी। इस मामले में अजय राय उनके पैतृक गांव सूरजपुर पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाया है कि एफआईआर में जेलर और डिप्टी जेलर का नाम न डाला जाए। उन्होंने कहा कि परिजन पीछे नहीं हटे हैं और एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने अब तक पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आंदोलन करेगी और परिवार को न्याय दिलाने से पीछे नहीं हटेगी। सूरजपुर दौरे के बाद अजय राय सुमेरपुर कस्बा भी पहुंचे हैं, जहां आलोक पालीवाल के परिजनों से उन्होंने भेंट की है। आज मैं हमीरपुर के इस स्थान पर आया हूं और बहुत ही दुखद घटना है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति जेल में जाता है और उसको वहां पर पैसे के लिए प्रताड़ित किया गया। बताया परिवार ने, ये श्री कृष्ण द्विवेदी जी उनके परिवार की, उनका फादर बैठे हैं। ये जिस तरीके से परिवार लोग बता रहे हैं कि बच्चे को उनको वहां पर मारा गया, पैसे के लिए मारा गया, पैसा वसूलने के लिए मारा गया। अब ये देखिए पूरा परिवार इनका आज दुखी है। आज जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, उनकी जवान उनकी पत्नी आज विधवा हो गई है, 2 छोटे बच्चे हैं उसके।
अनिल द्विवेदी के ये 2 छोटे बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों पर किस तरीके की विपदा आ गई। आज ये अनाथ हो गए बच्चे। पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, जेल के बाहर भी नहीं सुरक्षित। जनपद के सदर थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना अंजाम में आई है। रिटायर्ड दरोगा दंगल यादव ने अपने ही छोटे भाई और चंदौली कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता कमला यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद और पुराने लोन को लेकर तनातनी चल रही थी। गुरुवार की सुबह कचहरी में भी दोनों भाइयों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद शाम को ये घटना घटित हो गई। अधिवक्ता के परिजनों ने बताया कि घटना के समय कमला यादव घर पर ही मौजूद थे। तभी बड़े भाई दंगल यादव वहां पहुंचे और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी हैं। 3 गोलियां लगने से अधिवक्ता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और परिजन उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भैया ही सब खरवा खाती दाना संपतिया खाती मरना सो भैया अब कहाँ मजी वो भैया। अभी सूचना आई है कि हमारे अधिवक्ता भाई को किसी ने गोली मार दिया है। यहाँ पर आने पर पता चला है कि उनके भाई ने ही गोली मारी है, क्योंकि सुबह में कचहरी में कुछ विवाद हुआ था। उसी को रंजित को लेकर लगता है गोली मार दी गई है, हत्या हो गई है। ये विषय में आया गया है कि लगभग 5 और 5:30 बजे के बीच में उन्हीं के घर में ही उनके सगे भाई द्वारा गोली मार करके हत्या किया गया है। मृतक का नाम कमला यादव है और ये अधिवक्ता था, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था। कचहरी से लौटने के बाद ये हुई थी। दोनों भाई के बीच में आपस में लेन देन एवं प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चल रहा था और उसके बाद लाइसेंसी रिवॉल्वर से, क्योंकि ये जो अभियुक्त है ये रिटायर्ड पुलिस कर्मी है, तो उसके बाद इनके द्वारा ही गोली मार करके हत्या हुई है। सर पर और एवं पीठ पर गोली लगी है। कौशाम्बी जिले में गुरुवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। खेत और गांव में काम कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसके अलावा 2 बकरियों की भी बिजली गिरने से मौत हो गई है और घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। पहली घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के देवरा माजरी पट्टी नरवर की है। यहाँ शहर शाहजहां बेगम अपनी बेटी के साथ खेत में करेला तोड़ रही थी और इसी दौरान आकाशीय बिजली उन पर गिर गई, जिसने शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खेत में मौजूद अमित कुमार और शशि कुमारी गंभीर रूप से इसमें झुलस गए हैं। हालांकि दोनों का इलाज अभी अस्पताल में किया जा रहा है और दोनों ही अस्पताल में अभी भर्ती हैं। दूसरी घटना कोखराज थाना क्षेत्र के पलटीपुर गांव की है। यहाँ लीला देवी अपनी बकरियों के साथ गांव से बाहर जा रही थी और अचानक बारिश हुई तो वहां महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और साथ ही उनकी 2 बकरियों की भी मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है और लीला देवी अपने पीछे 3 बेटे और 1 बेटी को रोता बिलखता छोड़ गई है। दवा कारोबारियों पर ड्रग विभाग की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। पटवारा स्थित दवा मार्केट में गोगिया परिवार के 3 फर्मों पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की है। अधिकारियों ने यहां से 12 सैंपल कलेक्ट किए हैं और टीम ने 2 और मेडिकल स्टोर से जुड़े लिंक की भी जांच की है। मुख्यालय में शिकायत मिलने के बाद आगरा का ड्रग विभाग अब एक्शन मोड में आ चुका है। वहीं फवारा दवा मार्केट में गोगिया परिवार की 3 फर्मों, जिनमें राधे कृपा फार्मा, एनके एंटरप्राइजेज और गोगिया मेडिकल एजेंसी शामिल हैं, इन सभी पर छापेमारी की गई है। इस दौरान ड्रग विभाग की टीम ने 12 सैंपल कलेक्ट किए हैं। कार्यवाही के दायरे में सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मां और बंसल मेडिकल से जुड़े बैंक फॉरवर्ड लिंक की भी जांच की जा रही है और पूरी कार्यवाही का नेतृत्व असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर आगरा अतुल उपाध्याय ने किया है। आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि गोगिया मेडिकल एजेंसी और एनके एंटरप्राइजेज और राधे कृपा मेडिकल स्टोर और गोगिया मार्केट में जो भी दुकानें हैं गोगिया खंडी से, उनकी शिकायत मिली हुई थी। उसी के क्रम में आज मंडल की टीम बनाती हुई
छापामार कार्रवाई की जा रही है। ये 3 दुकानों की जांच हम लोग कर रहे हैं। जो दवाएं सब चेक की जा रही हैं, उनके बिल वगैरह सब चेक किए जा रहे हैं और संदेह के आधार पर उन्होंने इसके तमाम के नमूने भी एकत्र किए हैं। लगभग अभी तक 12 नमूने तीनों फर्म से ले लिए गए हैं और भी जांच की जा रही है और जैसे भी कोई और अपडेट होगा आपको अवगत कराएंगे। किसी तरह का साउथ से कोई अभी लिंक बैक फॉरवर्ड का कुछ मिला है या कुछ लोगों में किसी की जानकारी मिली? नहीं, अभी इनके बिल चेक किए, अभी ऐसा कोई लिंक नहीं मिला कि इनके द्वारा साउथ से दवाई ली गई हो। बाकी बड़ी जांच पड़ताल की जा रही है सारे बिलों की। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के सौजन्य से आज गाजियाबाद ऑपलैंड मॉल में भूकंप प्रौद्योगिकी और अग्निकांड आपदा पर एक मेडिकल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, जिसमें अग्निशमन विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, ऑपलैंड मॉल के सुरक्षाकर्मी एवं सिविल डिफेंस के सदस्य भी उपस्थित थे। मॉकिंग ड्रिल में बताया गया कि आपदा की स्थिति में किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। ये एक राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज जो हमारी भूकंप, औद्योगिक, रासायनिक और अग्नि सुरक्षा को लेकर के थी, ये आज 19 तारीख को तहसील सदर गाजियाबाद में हमने ऑपलैंड मॉल का चयन किया था अपने आप को टेस्ट करने के लिए और प्रशासन के विभिन्न जो अलग अनुषंगिक विभाग हैं उनके साथ में भी। तो यहाँ पर हमने 7.1 रिक्टर स्केल की एक सिमुलेशन एक्सरसाइज करी थी, जिसमें सबसे पहले भूकंप आने के बाद तत्काल सूचना जो है यहाँ पर जो कम्युनिटी है यानी कि जो मॉल के प्रबंधक हैं, ओनर हैं, उनके द्वारा संबंधित विभागों को दी गई और तत्काल पुलिस की टीम, अग्निशमन की टीम और हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुँची। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करा। उसमें हमने पाया कि 17 लोग यहाँ पर कुल ट्रैप थे, जिनमें से उनमें से 10 को हमने प्राथमिक उपचार के साथ में रिलीव कर दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मिटौली क्षेत्र के अज्ञा चौराहे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। 3 बसों की आमने सामने जोरदार टक्कर में 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें कई की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है और यात्रियों की चीख पुकार वहां पर गूंजने लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 बसें महाराजगंज से गोरखपुर की ओर जा रही थी, जबकि एक बस गोरखपुर से महाराजगंज की ओर आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के प्रयास में बसें आपस में भिड़ गईं और टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बसों के शीशे टूटकर चारों ओर बिखर गए। यात्री अपनी अपनी सीटों से गिर पड़े और आसपास के ग्रामीण तत्काल पर मौके पर पहुंचे हैं और घायलों को बस से निकालकर उन्होंने मदद की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात सुचारू करवाया है और क्षतिग्रस्त बसों को हटवा करके आवागमन सुचारू करवाया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि ये मामला ओवरटेकिंग का है। मामले की जांच की जा रही है और बस चालक की जिम्मेदारी तय कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जा रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे दवा कराने। लेडी भैया भी बोला है, बस भैया लेडी साहब से बोले हैं हाँ। कि महाराजगंज से जो गाड़ी बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया है। उसके बाद मैं जा रहा था अपनी नाती का एम्स हॉस्पिटल में दवा कराने, तो यही उनके आकर के बस लगा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में देर रात चोरों के आने से अफवाह से परेशान महिलाओं और बच्चों सहित दर्जन लोगों ने शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। विधायक निवास के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। वहीं विधायक निवास के बाहर नारेबाजी कर रहे लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद है और थक कर हार गए लोगों को विधायक निवास में आकर समस्या के निस्तारण की मांग करनी पड़ रही है। विधायक प्रतिनिधि ने मामले की जांच की कार्रवाई करने का आश्वासन देकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कराया है। वहीं दरअसल मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के गांधीनगर इलाके स्थित विधायक निवास के बाहर का है, जहां मुख्यालय के नयापुर नौकाना मोहल्ले के रहने वाले महिलाओं, बच्चों और दर्जनों लोगों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कोतवाली पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। न्याय की आस में पहुंचे लोगों ने विधायक निवास का गेट बंद होने से आक्रोशित होकर नारेबाजी में रोष जताया है और विधायक निवास के बाहर नारेबाजी की सूचना मिलते ही
मौके पर पहुंचे विधायक प्रतिनिधि रोहित शर्मा ने पुलिस को बुलाकर मामले की जांच करवाई है और आक्रोशित लोगों का आरोप है कि पड़ोस में के ही रहने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के 3 सगे भाइयों द्वारा देर रात उनके मोहल्ले में अराजकता फैलाई जाती है। आपराधिक प्रवृत्ति के 3 सगे भाई चोरी करने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते लोग बीते 1 सप्ताह से दहशत के साए में रहने को अब मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस को शिकायती पत्र देने के बाद भी नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते उनके हौसले अब और बुलंद हो चुके हैं। अभद्रता कर उन्होंने भगा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल विधायक प्रतिनिधि के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हुआ है, वो अपने घर वापस लौट चुके हैं। पहले हम सबसे पहले ये सर आपसे बनाया कोतवाली। एक बार हमारे यहाँ मैंने ढाबा खोल दिया था, फिर हम कोतवाली गए तो कोतवाली पुलिस वालों ने कहा हमसे कि पहले ऐसे करिए आप पकड़ के लाइए। बदमाश आते हैं तो बल्कि आज मोहल्ला है लड़का जाते चमोड़ा आदमी जाते तुम बदमाश थाने रिपोर्ट कर देंगे। अब बता कुछ नहीं करेंगे, फिर हम घूमेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। समस्या ये है कि आज के 5 दिन से परेशान किए हैं बसोर समाज में। ये अपने घर से उतर के हमारे मोहल्ले में आते हैं जी तीनों भाई और घरों में घुसते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं और जब कोई ना जगह तो छतों में चढ़ते हैं और जब ये बर्मा है चमार है ये जात की। उनकी ये मांग थी कि कुछ लोग, उनका ये कहना था कि मोहल्ले में कुछ लोग अराजक तत्व घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई के लिए वो आए थे। तो हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को बुला के कहा है, पुलिस प्रशासन जाएगा, मामले की तहकीकात करेगा, जो उचित कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। सदर मैनपुरी के उदयपुर अभई के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के मंदिर में छात्र सफाई कर्मचारी की अब भूमिका अदा करते हुए देखे जा रहे हैं। सुबह प्रार्थना से पहले कक्षाओं की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी छात्रों की है, उसके बाद ही विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की जाती है। उदयपुर अभई स्थित प्राथमिक विद्यालय का तेजी छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विद्यालय खुलने से पहले छात्र झाड़ू लगाते हुए देखे जा रहे हैं। छात्र विद्यालय का गेट खोल रहे हैं, वहीं बच्चों से श्रमदान की सीख देने के बहाने अब ये काम कराए जा रहे हैं। स्कूल में छात्रों के झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद लोग स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग की कमेंट्स में निंदा करते हुए भी देखे जा सकते हैं। साथ ही कई लोग स्कूल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग भी प्रशासन से करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अभी भी आप द्वारा हमें दिखाया गया है और वीडियो में यह प्रदर्शित होता है कि बच्चों ने कमरे का ताला खोला और उस समय आसपास कोई टीचर नहीं दिखाई दे रहा है। इस शिकायत का संज्ञान ले लिया गया है और इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी और यह पाया गया यदि कि टीचर समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन में असुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है, तो टीचर के विरुद्ध समय कार्रवाई की। सर ऐसा है, यहाँ किसी की वैसी तो नियुक्ति है नहीं है कि झाड़ू लगाने वाला कोई स्वीपर आता हो, कोई नहीं आता है। और जब से ये उसमें हुआ है, सभासद जब से हुए तब से कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। और मैं सर सुखावास से अप डाउन करती हूँ, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। प्रधानाध्यापक कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए वो आए दिन छुट्टी पे रहती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम वो CCL पे है सर। और दूसरी शिक्षा मित्र हैं, वो उनका विभाग से अटैचमेंट हो गया है प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर पे, इसलिए मैं सुखावास से आती हूँ, रसोईया घर चाबी दे देती हूँ, जब मैं बोल देती हूँ आप खोल लेना ताला। अब ये बच्चे खोल लेते हैं हम ये आके। हम पूरी कोशिश करते हैं सर, पूरा MDM भी चलाते हैं, पूरा सामान लेके आते हैं। 8:15 और 8:10 तक आ ही जाते हैं। अच्छा, 8 बजे तक भी कभी कभार आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष गुलरेज खान और उनके सहयोगी दानिश पर 43.77 लाख रुपए की ठगी और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ADG बरेली जोन रमित शर्मा के आदेश पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित डॉक्टर संजीव कुमार आशियाना कॉलोनी सिविल लाइंस मुरादाबाद के निवासी हैं। आरोप है कि दानिश ने कृषि भूमि की प्लॉटिंग में हिस्सेदारी का झांसा देकर अलग अलग किश्तों में कुल 43
$0.77 लाख रुपए ले लिए हैं और इसके लिए बाकायदा कचहरी में एग्रीमेंट भी कराया गया है, लेकिन ना ही प्लॉटिंग हुई है और ना ही रकम वापस हुई है। वहीं मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलरेज खान ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। देखिए भाई साहब, इस समय मुझे तो आज न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने सुबह, हमारा ज्वाला दैनिक जागरण वगैरह जो आती ही हैं ऑफिस में, मैंने जब पढ़ा तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं है डॉक्टर संजीव कौन है। आज तक मैंने उन्हें देखा ही नहीं कौन डॉक्टर संजीव है, ना मेरे कभी फ़ोन पे बात हुई, कभी आमने सामने बात हुई, नहीं मुझे पता, ना मैं मिला कभी उनसे, ना वो मिले मुझसे। मुझे तो हैरत है, मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से एक तरीके से आहत हो गया कि भाई ये अचानक मुकदमा कैसे हो गया। देखिए, इसमें एक एप्लीकेशन किसी डॉक्टर के द्वारा दी गई थी और उसमें वादे वही हैं, उसमें जांच की गई थी और जांच उपरांत इसमें कुछ अनियमितता पाई गई थी। उस पूरे प्रोसेस में जो इनके साथ कुछ डील हुआ था, जो वहाँ के चेयरमैन उनके साथ, और उस जांच रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें गहराई से जांच की जा रही है आखिर में क्या प्रकरण था, और जो भी एविडेंस होगा उसके हिसाब से इसका इंसान। उसमें जो चेयरमैन है अगवानपुर के, वो और प्लस एक आदमी और, दोनों नामजद हैं और उनके खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।